श्री श्याम पाठशाला ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन जो सामाजिक विज्ञान जो पढ़ रहे थे उसके अंदर जो हमारा लेसन है वो रह चुका था। इसके अंदर आगे हम पढ़ते हैं तो पहले हम जो पाठ जो हमारा था उसके अंदर थोड़ा बैक जाते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था। तो हमने कल जो अध्ययन किया था वो था मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के बारे में अध्ययन किया था। मुद्रास्फीति का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है महंगाई, मतलब कीमतों में अनियंत्रण वृद्धि दर है, उसे मुद्रास्फीति कहा गया। उसके बाद में हमने मुद्रास्फीति का मापन पढ़ा था कि किस प्रकार मापन होता है। तो मुद्रास्फीति का जो मापन होता है वो सीपीआई के आधार पर होता है और डब्ल्यूपीआई के आधार पर होता है। मापन के बाद हमने पढ़ा कि मुद्रास्फीति है वो किन कारणों से वृद्धि होती है। तो मुद्रास्फीति है वो प्रभावित होती है वस्तु की मांग से और वस्तु की लागत से। अगर किसी वस्तु की लागत बढ़ जाती है तो उसकी कीमतें परिवर्तन हो जाती है। अगर किसी वस्तु का मांग ज्यादा हो बाजार के अंदर तो वस्तु की कीमतें क्या होती है, बढ़ जाती है। मांग और लागत के परिवर्तन होने से ही मुद्रास्फीति है वो परिवर्तित होती है। मांग और लागत को प्रभावित कौन करता है? मांग और लागत को प्रभावित करने वाले कारणों को हमने अच्छे तरीके से जाना कि किन किन कारणों से होता है। उन कारणों के अध्ययन करने के बाद में हमने मुद्रास्फीति के उपाय पढ़े थे, जिसमें हमने दो उपाय पढ़े थे, मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय। मौद्रिक उपाय है वो आरबीआई द्वारा लागू किया जाता है, जबकि राजकोषीय उपाय है वो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है। इस प्रकार हमने मौद्रिक मुद्रास्फीति के बारे में अध्ययन किया। आगे हम जो भारत देश के जो विकास के क्रम के अंदर जो बाधा थी, चुनौतियां थी, उस चुनौतियों के अंतर्गत हमने पहला पॉइंट पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गरीबी। आज हम गरीबी के बारे में अध्ययन करेंगे कि गरीबी क्या है, गरीबी की परिभाषा, गरीबी के मापन, कारण और उपाय के बारे में अध्ययन करेंगे। गरीबी के बारे में अगर मैं बताऊं तो गरीबी की अब तक कोई परिभाषा सटीक रूप से नहीं बनी है कि कौन गरीब है देश के अंदर, है कौन गरीब है। वैसे सामान्य से अगर अर्थ लगाएं तो गरीबी का मतलब होता है जिसके पास धन नहीं होता। गरीबी का मतलब सामान्य अर्थ होता है जहां जिसके पास धन न हो, वो क्या माना गया है? गरीब माना गया। गरीब की मुख्य रूप से जो परिभाषा है वो दो तरीके से दी गई है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। इन दोनों में अंतर देखिए क्या है। निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना करता हो, मूलभूत या आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति ना करता हो, वस्तुओं की पूर्ति ना करे, मतलब जीवन जीने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसे अगर एक व्यक्ति उन चीजों को नहीं खरीद पाता है तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। कौन सा गरीब माना जाएगा? निरपेक्ष गरीब माना जाएगा। ये निरपेक्ष गरीबी की एक परिभाषा है। तो गरीबी को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। ये एक व्यक्ति के आधार पर है, ये एक समूह के आधार पर होता है। तो एक व्यक्ति के आधार पर देखिए तो उसे निरपेक्ष गरीबी के अंदर गिना जाएगा। और अगर एक व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता वो निरपेक्ष गरीबी के अंदर आता है, वह गरीब कहलाता है। मूलभूत आवश्यकताओं के अंदर मान लिया जाए रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, मतलब भोजन है, वस्त्र है पहनने के लिए और घर है, अगर वो नहीं है। और उसके साथ अगर आधुनिक परिभाषा के रूप में देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य अगर वो नहीं ले पा रहा है, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य अगर वो नहीं ले पा रहा है तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। सापेक्ष गरीब की अवधारणा देखें तो उसमें दो वर्गों के बीच में जो धन है उसका असमान वितरण पढ़ा जाता है। असमान वितरण, दो वर्ग है, दो समुदाय हैं, इसमें इस समुदाय के पास पैसा कम और उसके पास ज्यादा है तो इसके मुकाबले में ये क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। तो सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि दो वर्गों के बीच में धन की असमानता का वितरण, और निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न करता है। आगे बात करें तो ये तो थी इनकी मुख्य रूप से परिभाषाएं। गरीबी का जो मापन है वो कैसे किया गया और किन किन द्वारा किया गया।
गरीबी का जो मापन है किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया। समय समय के आधार पर कि भी मुद्रास्फीति के कारण गरीबी की जो माप है वो भी परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि कीमतें बढ़ती है और कीमतों के साथ साथ गरीबी की जो मापन स्तर है वो भी बढ़ता जाता है। अगर बात करें मापन की तो सबसे पहले भारत के अंदर इसका जो मापन है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। और आजादी से पहले राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा गरीबी का मापन किया जाता था। आजादी के बाद अगर आजादी की बात करें तो आजादी के बाद 1962 में योजना आयोग द्वारा है वो गरीबी का मापन है वो लगातार किया जाता है। इसी के क्रम में अगर आगे बढ़े तो 1971 में वीएम दांडेकर 1971 में वीएम दांडेकर और इनके एक बहुत बड़े अच्छे सहयोगी थे जिनका नाम था नीलकंठ रथ। इन दोनों के सहयोग से 1971 के अंदर भी गरीबी का मापन है वो स्तर अपनाया गया था। उसके बाद 1979 के अंदर 1979 के अंदर है वो अलग कमेटी बैठी थी। अलग समिति द्वारा भी गरीबी का मापन है वो किया गया। और इस अलग समिति ने वाई के अलग समिति के अंतर्गत है वो गरीबी की जो स्ट्रिक्ट परिभाषा है वो दी गई थी कि शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में अगर शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी अगर कोई प्रतिदिन कैलोरी ये भोजन की मात्रा, भोजन की इकाई है वो मापन इकाई है किलो कैलोरी। तो अगर 2100 कैलोरी भोजन प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति नहीं ले पा रहा है तो वो शहरी क्षेत्र में क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। अगर 2400 कैलोरी अगर प्रतिदिन व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी की मात्रा अधिक रखी गई क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग हार्डवर्क करते हैं, इसलिए भोजन की आवश्यकता उनको क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी क्रम के अंदर 1992 के अंदर लक्कड़वाला समिति बैठी। इस लक्कड़वाला समिति ने सीपीआई के आधार पर गरीबी मापन के बारे में बताया और बाद में इसे निरस्त कर दिया गया क्योंकि सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर गरीबी का मापन नहीं किया जाता क्योंकि हर राज्य की क्या निकलती है, इंडेक्स अलग अलग है वो निकलता है क्योंकि हर राज्य की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी क्रम के अंदर 2004, 2005 के अंदर और 2011, 2012 के अंदर दो अलग अलग समितियां बैठती हैं। इसमें तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति से कहा गया और इसे सी रंगराजन समिति कहा गया। सी रंगराजन समिति, यह सी रंगराजन समिति बैठी थी और यह तेंदुलकर समिति बैठी थी। इस समिति के अंदर जो गरीबी का मापन है वो एमआरपी द्वारा किया गया था, जो माध्यम था वो एमआरपी था और इन्होंने है वो एमआरपी तो यूज किया ही किया, एमआरपी यूज किया, इन्होंने यूआरपी का भी यूज किया। एमआरपी यूपी आगे हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। एमआरपी का मतलब होता है कि मिक्स रिकॉल पीरियड और यूआरपी का मतलब होता है यूनिक रिकॉल पीरियड। इसमें तमाम वस्तुएं आ जाती हैं और इसके अंदर है वो केवल जो फूड है
केवल वही आता है। तेंदुलकर समिति के अनुसार माने तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र को अलग अलग बांट दिया गया, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र के अंदर उन्होंने माना कि भाई 1000 रुपए मंथ के हिसाब से, और ये 816 रुपए पर मंथ के अनुसार। अगर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 1000 रुपए व्यक्ति महीने के खर्च नहीं कर पा रहा है तो शहरी क्षेत्र के अंदर वो गरीब माना जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 816 रुपए अगर प्रति माह अगर वो खर्च नहीं कर पा रहा है तो वो क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसलिए अंतर बताया गया क्योंकि शहरी क्षेत्र में आवश्यकताएं ज्यादा होती है व्यक्ति को, और ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकताएं क्या होती है, कम होती है। इसी क्रम में जो श्रीरंगराजन समिति थी, श्रीरंगराजन समिति थी, इन्होंने शहरी क्षेत्र में बढ़ाकर, क्योंकि समय का अंतराल हो गया और मुद्रास्फीति बढ़ी, तो शहरी क्षेत्र में उन्होंने बताया 1407 रुपए पर मंथ, और ये जो ग्रामीण क्षेत्र था इनका उन्होंने बढ़ाकर 972 रुपए कर दिया, 972 रुपए पर मंथ। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 972 रुपए अगर पर मंथ, पर महीने, हर महीने अगर व्यक्ति खर्च नहीं कर पा रहा है तो वह गरीब माना जाएगा, और 1407 रुपए अगर मंथली अगर कोई व्यक्ति खर्च नहीं कर पा रहा है शहरी क्षेत्र में तो क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। अगर तेंदुलकर समिति के अनुसार बात करें, तेंदुलकर समिति के अनुसार बात करें तो भारत में उस समय गरीबी है वो थी 21.09%। अगर बात करें अपन श्रीरंगराजन समिति की तो उस समय थी 29.5%। कुल जनसंख्या में 21.9 है वो क्या थे, गरीब थे, और कुल जनसंख्या के अंदर 2011-12 के अंदर 29.5 है वो गरीब माने गए। मतलब 2004-5 से 2011-12 के अंदर गरीबी है, गरीबी का लगातार है वो स्तर बढ़ता गया। एक आयाम था उस समय निकाला गया, अगर आयाम की बात करें एक सूचकांक जिसे बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किया गया, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टीपर्पज प्राइस इंडेक्स था, ये निकाला गया। ये निकाला गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी थी उसके द्वारा निकाला गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इसे निकाला गया, और उसका जो मुख्य बिंदु था वो था निर्धनता और मानव विकास के पहल पर। निर्धनता व मानव विकास के पहल पर ये जो सूचकांक है वो निकाला गया। ठीक है, आंकड़ों का औसत होता है ये सूचकांक, ये निकाला गया जिसमें हर देश का नाम है वो लिया गया। इसमें मुख्य रूप से 3 आयाम थे और 10 सूचकांक थे। इसमें 3 आयाम और 10 सूचकांक थे। इसी के अंदर 10 सूचकांक थे ये अलग अलग प्रकार से, और 3 आयामों को इसमें लिया गया, जैसे मान लो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जीवन स्तर है, इनको लिया गया। इसके बाद आगे इसका अध्ययन करें तो देखिए गरीबी का जो मापन है, अगर पूछ ले वर्तमान कौन करता है तो वर्तमान में गरीबी का मापन है वो NSSO द्वारा किया जाता है, नेशनल सर्वे सैंपलिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। एग्जाम में पूछ ले पूरा नाम तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सर्वे सैंपलिंग ऑर्गेनाइजेशन, और वर्तमान में यही संगठन है वो गरीबी प्लस बेरोजगारी का मापन करती है।
गरीबी, देश के अंदर गरीबी का आंकलन और बेरोजगारी के जितने भी डाटा होते हैं इनको इकट्ठा करने का काम है वो एनएसएसओ टीम द्वारा किया जाता है। देश के अंदर जो राष्ट्रीय आय है, जीडीपी है, उसका आंकलन है वो सीएसओ, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का काम है वो सीएसओ द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है। ये दो संगठन है जो महत्वपूर्ण है, जो इकोनॉमी के आधार पर बहुत अच्छे डाटा है वो कलेक्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय समिति एनएसएसओ। मापन के बाद में छोटी चीज रह गई थी, जो रिकॉल अवधि थी वो हमारी रह गई थी। तो रिकॉल जो अवधि होती है, रिकॉल अवधि, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, यूआरपी और एमआरपी। जो यूआरपी होती है उसको बोलते हैं समान रिकॉल अवधि। एमआरपी होती है उसे बोलते हैं मिश्रित रिकॉल अवधि। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक व्यक्ति है, एक महीने के अंदर इसमें जो दिन होते हैं, समय होता है, कितना होता है, 30 दिन होता है एक महीने के। एक महीने के अंदर व्यक्ति भोजन पर कितना पैसा खर्च करता है, किसके ऊपर, भोजन पर, भोजन पर कितना खर्च करता है। लेकिन जो मिक्स होता है इसके अंदर क्या होता है, फूडिंग और नॉन फूडिंग दोनों आते हैं। मतलब खाद्य भोजन प्लस गैर खाद्य वस्तु, गैर खाद्य वस्तु। इसमें अगर खाद्य जोड़ दे तो कोई गलत नहीं, खाद्य मतलब खाने योग्य जो चीजें हैं, और गैर जो खाने योग्य चीजें नहीं है, जैसे मतलब कपड़ा है, जूते हैं, वो खा नहीं सकते, खाने योग्य चीजें हैं, और जो खा नहीं सकते वो चीजें हैं, उन सभी पर, क्योंकि खाद्य वस्तुएं कम से कम स्टॉक है वो 30 दिन का किया जा सकता है, जबकि जो गैर खाद्य वस्तुएं हैं वो अनुमानित ये माना जाता है कि जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, वो कम से कम 1 साल के लिए व्यक्ति खरीदता है। उसमें कितने साल के लिए, 365 जो दिन होते हैं उस दिन के लिए निकलता है 1 वर्ष। तो इसमें ये दो अवधियां अपनाई गई कि एक अवधि थी 30 दिन की, दूसरी अवधि थी 30 प्लस 365 दिन की। इसके अंदर खाद्य वस्तुओं को जोड़ा गया, जिसमें इसमें गैर खाद्य वस्तुओं को भी जोड़ा गया, और इस अवधि के आधार पर है वो गरीबी का। उसके बाद बात देखते हैं अपन, एक बात ये थी कि भी गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया था, गरीबी का दुष्चक्र। दुष्चक्र का मतलब ये बताया कि गरीबी कभी भी खत्म नहीं हो सकती इंसान की। इस दुनिया पर अगर कोई राष्ट्र है, उस राष्ट्र में उस राष्ट्र की गरीबी कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। ये बात किसने की थी, दुष्चक्र किसने दिया था, रेगनार नकस्य द्वारा दिया गया, रेगनार नकस्य द्वारा दिया गया था। और गरीबी के दुष्चक्र में बात की थी, जो गरीबी का दुष्चक्र है, वो चक्कर है, वो कोई भी राष्ट्र वो फंस जाता है। कैसे, अगर कारण में बताया कि जैसे मान लो ये राष्ट्रीय आय है, अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगी, बढ़ेगी। पर पर्सन जो इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो क्या होगी, बढ़ेगी। हमने पीछे वीडियो के अंदर बहुत पढ़ा कि राष्ट्रीय आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। जब इंसान की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो वो क्या करता है, बचत करता है, सेविंग है वो बढ़ा देता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे अपनी बचत बढ़ाता रहेगा, और उपभोग है वो कम करता रहेगा, और अपनी वस्तुओं को एक समय वो क्या करेगा, निवेश करेगा। बचत को हमेशा कभी ना कभी क्या करेगा, व्यक्ति निवेश करेगा। और देश में जितना ज्यादा निवेश होता है उतना ही ज्यादा क्या आती है, देश में राष्ट्रीय आय है वो आती रहती है। तो ये चक्कर उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आय बढ़े, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, व्यक्ति क्या करेंगे, वो कम करेंगे, और बचत क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। उन वस्तुओं को कभी ना कभी क्या करेंगे, निवेश करेंगे, कि बच्चे की शादी के अंदर है, शिक्षा के अंदर है, स्वास्थ्य के अंदर है, किसी न किसी तरीके से व्यक्ति क्या करता है, उस वस्तुओं को निवेश करना प्रारंभ कर। जैसे व्यक्ति निवेश करता है वैसे ही क्या करते हैं कि तीनों क्षेत्रों के अंदर निवेश जाएगा, तो कृषि है, उद्योग और सेवा, इन क्षेत्रों में निवेश जाएगा। जैसे इन क्षेत्रों में निवेश जाएगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, और उत्पादन ज्यादा होगा तो देश में राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, लेकिन जितनी राष्ट्रीय आय बढ़ती है उतनी प्रति व्यक्ति आय कभी नहीं बढ़ती। इसके पीछे रीजन उन्होंने दिया, जनसंख्या वृद्धि दर।
जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगी, नहीं बढ़ेगी, उसको प्रभाव पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लो कि भाई पहले 100 राष्ट्रीय आय थी और प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 10 में से उसे भाग देना पड़ता है, तो 10 क्या आ गए प्रति व्यक्ति आय। ये क्या था, राष्ट्रीय आय, ये क्या थी, कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ज्ञात होती है। मतलब उस देश का औसतन व्यक्ति कितना रुपए कमाता है, 10 रुपए कमाता है। लेकिन अगर यहां पर 100 इनकम है लेकिन 200 हो जाए, ठीक है, और पॉपुलेशन भी बढ़कर, जनसंख्या बढ़कर भी कितनी हो जाए, 20 हो जाए, तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कितनी प्राप्त होगी, फिर भी क्या होगी, 10 होगी। प्रति व्यक्ति आय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि राष्ट्रीय आय में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। राष्ट्रीय आय परिवर्तन हुआ लेकिन जनसंख्या के परिवर्तन हो जाने से, जनसंख्या के बढ़ जाने से प्रति व्यक्ति जो औसतन आय है वो कभी नहीं बढ़ पाई। जब प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ पाती है तो व्यक्ति अपनी बचत कभी नहीं करता है, व्यक्ति अपनी बचत नहीं करता। जैसे पहले इनकम थी, आज भी उसी महीने उसी प्रकार की जो इनकम है वो है और आगे भी उसी प्रकार की इनकम रहेगी, तो व्यक्ति कभी भी क्या करेगा, अपने भोग को, अपने खर्चे को कभी कम नहीं कर सकता। अपनी बचत बढ़ाने के लिए बचत तभी बढ़ाएगा, औसतन से ज्यादा बचत तभी बढ़ाता है जब व्यक्ति की इनकम है वो लगातार ग्रोथ करती रहती है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब जो हमारा जो टॉपिक है उसमें गरीबी के कारण है। हमने गरीबी की परिभाषा पढ़ ली, हमने गरीबी की परिभाषा पढ़ी, हमने गरीबी का मापन पढ़ा, जो उसके बाद हमने रिकॉल अवधि के बारे में पढ़ा, गरीबी के दुष्चक्र के बारे में पढ़ा। अब पढ़ रहे कारण और उसके बाद में उपाय। कारण को अगर हम मिटा दें यही उपाय बन जाते हैं। कारण क्या है, पहला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों में क्या होता है, समाज के अंदर व्यक्ति गरीब बन जाता है। कैसे, समाज उसको अक्सर गरीब बना देता है, क्योंकि विवाह है, मृत्यु है, जन्म है, इनके अवसरों पर क्या होता है कि बहुत बड़ा समारोह या उत्सव करना पड़ता है। इसके लिए गरीब व्यक्ति होता है, वो पहले से गरीब था, अब इन चीजों पर, सामाजिक रीति रिवाजों के नाम पर वह ऋण ले लेता है और ऋण न चुकाने के कारण वह गरीबी के दुष्चक्र में फंसता चला जाता है। मतलब व्यक्ति को गरीब बनाने का काम उसके समाज ने कर दिया। उसके बाद पुत्र प्राप्ति के, अगर पुत्र प्राप्ति के अंदर क्या होता है कि लड़कियां होती रही है और इंसान पुत्र प्राप्ति के चक्कर में जनसंख्या है वो वृद्धि कर देता है, लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो ये गलत है, क्योंकि जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं। मैंने पहले बताया था कि आज देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर एक महिला है वो विराजमान रह चुकी है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी है, वो राष्ट्रपति के पद पर रह चुकी है। ये बहुत बड़ी गौरवता की बात है कि आज जो काम लड़के कर सकते हैं वो आज लड़कियां भी कर सकती है। इसलिए ऐसी मनोभावना है वो नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या लगातार अगर बढ़ेगी इस चक्रों में, जनसंख्या यही कारण नहीं है, अपितु और भी बहुत सारे कारण है जनसंख्या बढ़ने के। अगर जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो व्यक्ति है वो, जो हमारा राष्ट्र है या कोई भी राष्ट्र है, वो गरीबी के दुष्चक्र में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। इनकम तो बढ़ेगी लेकिन प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर है वो नहीं बढ़ पाता है। जातिगत भेदभाव के आधार पर भी क्या होता है कि समाज में हम कुछ ऐसे समाज में कोई व्यक्ति रहता है जिसमें समाज के सभी लोग हैं वो उच्च परिवार से बिलोंग करते हैं या संबंध रखते हैं, तो जो गरीब व्यक्ति होता है वो अपने आप को प्रदर्शन करने के लिए ऋण ले लेता है या फिर दिखावे करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर देता है, जिसके कारण वो गरीब हो जाता है। अगर बात करें अन्य कारणों की, आर्थिक कारणों की, तो आर्थिक कारण के अंदर आता है अच्छे अवसरों का अभाव। जो व्यक्ति होता है, गरीबी का कारण क्या होता है, गरीबी का मुख्य कारण बताया गया रोजगार को। अगर व्यक्ति बेरोजगार है तो वह गरीब होगा। अगर गरीब है क्योंकि वो बेरोजगार है, और बेरोजगार क्यों है, क्योंकि उसके पास एक अच्छे अवसर नहीं है। और अच्छे अवसर व्यक्ति को तभी मिल पाएंगे जब उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कौशल होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल अगर व्यक्ति में होते हैं, अगर अच्छा शिक्षा उसके पास है, अच्छा स्वास्थ्य उसके पास है और अच्छे कौशल उसके पास है, तो उसके उस दौरान उस व्यक्ति को बहुत सारे अच्छे अवसर मिलते हैं, जिस कारण उसको बेरोजगारी से व्यक्ति दूर हो जाता है, उसको रोजगार मिलता है। और जिस व्यक्ति के पास आज के समय में रोजगार है,
अगर मंथली है या प्रतिदिन है या वार्षिक इनकम आ रही है तो व्यक्ति गरीब है नहीं सोता, क्योंकि वो अपने पैसों से क्या करेगा, इनकम से जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर लेगा। कृषि की तकनीकी का अभाव जिससे उत्पादन क्या लगातार कम हो रहा है। आज देश की कुल जनसंख्या का लगभग माने तो 48% लोग हैं वो रोजगार के अवसर कृषि में ढूंढ रहे हैं और कृषि के अंदर लगे हुए हैं। कृषि क्षेत्र में लगे होने के कारण लेकिन उसके पास तकनीकी नहीं है, छिपी बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है कृषि क्षेत्र के अंदर। तो लोग तकनीकी नहीं है, छिपी बेरोजगारी ज्यादा है और उत्पादन क्या है, कृषि में लगातार कम हो रहा है। अभी हमने पढ़ा कि देश के अंदर औसतन देखें तो 50% लोग हैं वो कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन जो जीडीपी का जो स्तर है, जो कृषि है वो जीडीपी का केवल 20% अंश रखता है। तो ये क्या है, गलत है। जीवन का जो निर्वाह है वो न्यूनतम स्तर है, तो व्यक्ति के पास है वो जीवन निर्वाह के जो स्तर है वो भी क्या है, बिल्कुल न्यूनतम है और कम स्तर पे उपलब्ध है। राजनीतिक कांड की बात करें तो राजनीतिक कांड के अंदर दो मुख्य कांड होता है। एक, जैसे मान लो कि पंचवर्षीय योजना थी, उसमें गरीबी का नारा दिया गया, लेकिन ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं थी वो क्या हो गई, असफल हो गई। इसके पीछे रीजन यही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। अगर उस समय राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो देश गरीबी से कभी भी वो मार नहीं झेल पाता, गरीबी कब के हमारे यहां से चली जाती है। राजनीतिक कारणों के अंदर बात करते हैं रिसाव का। रिसाव का मतलब इसमें भ्रष्टाचार से है। रिसाव का मतलब यही है कि जो योजनाओं के माध्यम से पैसा दिया जाता है वो विभागों के माध्यम से या किसी भी तरीके से वो भ्रष्टाचार के अंदर खपत हो जाता है और गरीब व्यक्ति तक है वो पैसा नहीं पहुंचता, जिसके कारण गरीब है व्यक्ति है वो और गरीब हो जाता है। इस रिसाव को खत्म करने के लिए, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा डीपीटी अपनाया गया था, डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है वो अपनाया गया, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण इसे अपनाया गया। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर सरकार द्वारा कोई योजनाओं के माध्यम से जनता को जो पैसा दिया जाता है गरीब व्यक्तियों तक, जो लक्षित व्यक्ति होते हैं, जिनको जो गरीब है अर्थात जो सरकार द्वारा लक्षित है कि इनको पैसा पहुंचाना है, तो उनको पैसा है तो उनके खातों में पहुंचा दिया जाता है। बीच में किसी भी रूप से दलाली के रूप में पैसा नहीं कटता है। जितना पैसा सरकार भेजती है उतना ही पैसा है वो गरीब व्यक्ति के अंदर आ भी जाता है, खातों में आ जाता है। उसके बाद करते हैं अन्य कारणों की। अन्य कारणों में मुद्रास्फीति है वो सबसे अहम कारण माना गया है। गरीबी है वो मुद्रास्फीति से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जितना पैसा कमाता है, 250, 300, 100 रुपए अगर कमाता है तो पता चलता है कि एक महीने के बाद उन वस्तुओं की जो कीमत थी, जो मूलभूत वस्तुएं थी, उनके दाम बढ़ चुके हैं। तो व्यक्ति और कमाता है तो बाद में तो पता चलता है कि उनके भी दाम बढ़ चुके हैं, तो व्यक्ति उस वस्तुओं खरीदने के लिए और पैसा कमाता है। तो व्यक्ति का जो संघर्ष है वो लगातार चलता रहता है, लेकिन मुद्रास्फीति के कारण वो उस वस्तु को नहीं खरीद पाता जिन वस्तुओं की उसे आवश्यकता होती है। तो मुद्रास्फीति नहीं है। गरीबी का दूसरा जो मैंने पढ़ा था, तो गरीबी के दूसरे के कारण भी गरीबी है वो खत्म नहीं हो पा रही है। केवल क्या होता है, व्यक्ति के पास कुछ पैसा होता है लेकिन उस पैसे को वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे जोखिम लेने की आदत नहीं होती। उसे डर रहता है कि अगर मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है और उस पैसों को अगर मैं निवेश कर देता हूं किसी भी बिजनेस के अंदर, तो हो सकता है कि मुझे घाटा लग जाए, तो मैं क्या करूंगा। तो जोखिम अगर नहीं उठाएगा तो वो लाभ नहीं उठाएगा। नो प्रॉफिट विदाउट रिस्क। शिक्षा और स्वास्थ्य का कमजोर स्तर। लगातार हमारे देश के अंदर शिक्षा स्तर कम है और स्वास्थ्य स्तर भी क्या है, लगातार कम है, जिस कारण क्या हो रहा है कि लोगों को सुलभ अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। व्यवसायिक शिक्षा का अभाव है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा है वो व्यवसायिक नहीं है। मतलब ऐसी शिक्षा का हम बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जिसके कारण कि अगर वो जैसे स्कूल से बाहर निकले या कॉलेज से बाहर निकले तो अपना स्वयं का स्वरोजगार करके, स्वयं का बिजनेस खोल के वो अपना रोजगार प्राप्त कर गरीबी को मिटा सके। तो ऐसा शिक्षा है वो हमारे यहाँ अभाव है। तो इन गरीबी के कारणों से है वो गरीबी है वो लगातार हमारे देश में बनी हुई है। उसके बाद बढ़ते हैं गरीबी के उपाय। जो गरीबी के कारण जो होते हैं, अगर उन कारणों को बंद कर दी जाए तो वो अपने आप उपाय में बदल जाते हैं और गरीबी अपने आप कम हो सकती है। गरीबी के अंदर उपाय के अंदर सबसे पहले बताया गया शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर हमें गरीबी को मिटाना है तो हमारे देश के अंदर शिक्षा का स्तर है और जो स्वास्थ्य का स्तर है उसे क्या करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया स्तर पर लाना होगा। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति में अच्छा है तो व्यक्ति अच्छे तरीके से सुअवसर प्राप्त कर सकता है, और जिस व्यक्ति के पास आज सुअवसर है, काम करने का अच्छा मौका है, तो व्यक्ति काम करके अपनी गरीबी को कम कर सकता है। रोजगार के अवसर। अगर रोजगारों के जो जितने भी रोजगार हैं, अगर रोजगारों के अंदर अवसर पैदा करने,
रोजगार के अवसर पैदा कर दें, अगर हम वैकेंसियां निकाल दें हर क्षेत्रों में, अगर पद नहीं है तभी पद को सर्जित करके सर्जन है वो करके अगर किया जाए, तब भी क्या हो सकता है, गरीबी, अगर व्यक्ति काम करेगा तो गरीबी अपने आप कम हो जाएगी। कौशल विकास के अंदर क्या होता है, अगर कौशल होगा, अगर कौशल का मतलब होता है किसी कार्य को करने का सही तरीका, उसे कौशल कहा गया। कौशल के अंदर अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा कौशल विकास योजना में निकाली गई, जिसमें 100 से अधिक कौशल को सिखाया गया। जैसे दर्जी वो है तो दर्जी का काम सिखाया गया, खेती बाड़ी है वो सिखाया गया, रिपेयरिंग करने का काम है वो सिखाया गया। तो उससे क्या होगा, व्यक्ति में कुछ ना कुछ काम करने का कौशल आएगा। अगर वो कौशल आएगा तो स्वयं रोजगार होकर स्वयं कोई ना कोई काम कर है वो अपनी गरीबी को मिटा सकता है। सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण कर दिया जाए, जैसे हमने पढ़ा विवाह है, शादी है और ये मृत्यु है, जन्म है, इन पे ऊपर उत्सव होते हैं तो उसमें खूब सारा पैसा खर्च होता है। अगर इन खर्चों पर कम किया जाए तो हो सकता है कि गरीबी कम हो सकती है, व्यक्ति को ऋण कम लेना पड़े। जनसंख्या पर नियंत्रण कर दिया जाए तब भी क्या हो सकती है, गरीबी कम होती है। लगातार गरीबी अगर बढ़ रही है तो उसके पीछे रीजन, मेन मकसद यही, मेन पॉइंट यही होता है कि गरीबी के ऊपर जनसंख्या है वो अत्यधिक है। आज भारत की बात करें तो आज विश्व के अंदर भारत दूसरे स्थान पर जनसंख्या के अंदर है, और लगातार अगर वृद्धि की देखें तो 17 पॉइंट समथिंग है, 17% के आसपास है, वो बढ़ती दर हो रही है। तो ये चिंताजनक विषय है। डीपीटी, अब क्या हो गया कि गरीबी को दूर करने के लिए जो रिसाव था, जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार निकालती है जिससे गरीबी को कम किया जा सकता है, लेकिन जो रिसाव पद्धतियां हैं, भ्रष्टाचार है, उससे क्या होता है कि जो लक्षित व्यक्ति है उस तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। इसलिए सरकार ने क्या किया, डीपीटी अपनाया गया, डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर अपनाया गया, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसमें क्या होता है कि जो लाभ की जो पूंजी होती है, जो लाभ है वो व्यक्ति तक सीधे अपने उसके खातों में पहुंचाता है, उनके हाथों में है वो पैसा पहुंच जाता है, जिससे योजनाओं का पूरा लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचता है। इससे हो सकता है कि हम काफी हद तक गरीबी है वो दूर किया जा सकता है। 1970 से पहले हमें यह लगता था कि जो गरीबी है वो अपने आप कम हो जाएगी, ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट होता है उसके द्वारा, कि हम बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, बहुत पैसे अगर हम बड़े बड़े उद्योगों में खर्च करेंगे तो वो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं से होकर गरीब व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगा, इससे व्यक्ति की गरीबी है वो कम हो सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उसके बाद हमने बहुत सारे अच्छे प्रयास किए। 1970 के बाद हमने बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से पैसा गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रिसाव पत्तियों के कारण वो पैसा उन जनता तक नहीं पहुंचा, लक्षित व्यक्ति तक नहीं पहुंचा, जिसके कारण आज भी देश है वो गरीबी की मार को झेल रहा है। गरीबी का जो नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंदर गरीबी को कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, और नियंत्रण योजनाएं है वो गरीबी को कम करने के लिए चलाई जा रही है, जिसके अंदर सबसे बढ़िया जो चलाया गया है वो डीपीटी है, डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर है, जिसके अंदर व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ दिया गया।